अजीब बात है नहीं कि सिमियन जाति के बंदर के वजह से इंसानों में इस खतरनाक बीमारी का फैलाव हुआ। खैर, ये तो इतिहास था। अब देखते हैं कि इस बीमारी के वजह से भारत में क्या खलबली मची है।
इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, जो औरंगाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्राध्यापक हैं। डॉक्टर साहब, आपका फिनो टीवी में बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी हमने देखा कि HIV का फैलाव 4-5 तरीकों से होता है। उसमें से 3 प्रमुख तरीके ये हैं कि एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध रखना, इंट्रावेनस ड्रग का सेवन, तीसरा प्रकार है असुरक्षित खून लेना। बराबर। इसके अलावा और कोई तरीके हैं इसके फैलाव के? इसके अलावा भी 2-3 तरीके हैं कि जिससे ये बीमारी एक से दूसरे को फैल सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो अगर कोई माता है कि जिसको HIV का इन्फेक्शन है और अगर वो पेट से होती है, गर्भवती होती है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भी माँ की तरफ से ये बीमारी आ सकती है। और ये खून से भी आ सकती है माँ के, या फिर उसके दूध से भी आ सकती है। और ये जो चांस है ट्रांसमिशन का, ये लगभग 20 से 40% है। जी। मतलब काफ़ी रिस्क उसमें है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको हम दवा देकर ये 40% से लगभग 0% तक हम उसको कम कर सकते हैं। जी। दूसरा जो रास्ता है कि आजकल बच्चे लोग टैटूइंग करते हैं जी, कुछ अपने शरीर के ऊपर कुछ मार्किंग करते हैं, और उसके लिए जो निडल यूज़ होती है, और अगर ऐसा हुआ कि 3-4 लोग गए और एक को अगर इन्फेक्शन है HIV का, और उसके लिए जो निडल अगर यूज़ की है वही दूसरे को अगर यूज़ करेंगे तो फिर वो बीमारी, तो फिर विषाणु एक से दूसरे को फैल सकता है। और तीसरी एक आम बात जो खास करके देहातों में मैंने देखा है कि सबको इंजेक्शन चाहिए आजकल। अगर आप उनको बताओ कि गोली से काम हो जाएगा तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे इंजेक्शन ही चाहिए। जी। और ऐसे डॉक्टर होते हैं कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, क्वैक्स होते हैं। देहातों में देखा है कि बर्तन में पानी रखा है, उसके अंदर 4 नीडल और सिरंज रखे हुए हैं, वही इस्तेमाल। पेशेंट आ रहे हैं एक के बाद एक। कोई भी अगर उनको कंप्लेंट है तो पहला काम है उनको एक नीडल लगा के। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर उन जितने 30-40 लोग आ रहे हैं मरीज, नीडल तो सिर्फ उसके पास 3 या 4 ही है उसके पास। जी। तो अगर किसी को उसमें HIV का इन्फेक्शन है तो उसी की नीडल अगर दूसरे को यूज़ कर रहा है जी, तो उस तरह से बीमारी फैलती है। जी। इसलिए इंजेक्शन जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पर लेना चाहिए, वहीं पे लेना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो नीडल सील्ड है, मतलब फ्रेश है, स्टेराइल है। और अगर फिर से यूज़ करना है नीडल तो उसको कम से कम 20 मिनट पानी में उबालना है। पानी में उबालना है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जी जी जी। ये तो हुई जानकारी, ये बीमारी कैसे फैलती है इसकी। इसके अलावा कोई गलत फहमियाँ हैं समाज में इस बीमारी को लेके? हाँ, मतलब किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है ये तो हमने देखा कि यही मार्ग है कि जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन ऐसे अनेक मार्ग है कि लोगों के दिल में ऐसा डर है कि मच्छर काटने से बीमारी फैल सकती है। अगर ऐसा होता तो आप और हम सबको बीमारी आज तक हुई होती, क्योंकि मच्छर तो हर जगह पे है, कहाँ भी जाओ तो मच्छर है। तो ये बीमारी मच्छर काटने से नहीं फैलती, एक पक्की बात है। अगर हम पेशेंट के साथ बैठेंगे, शेक हैंड करेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, तो भी हमको बीमारी फैलने का कोई चांस नहीं है। जी। जो भी 4 या 5 मार्ग मैंने बताए, तो वो छोड़कर और किसी भी मार्ग से ये बीमारी फैल नहीं सकती। ठीक है। टॉयलेट का यूज़ है, लैट्रिन का यूज़ है, या उसकी सेवा करना है पेशेंट की, तो इसी किसी भी चीज़ से कोई भी तरीके से एड्स नहीं फैलता। एड्स नहीं फैलता है। अब जाते हैं हाई रिस्क ग्रुप की तरफ। आपने अभी तक जो भी हमें स्टैटिस्टिक्स बताया या फिर जो भी कारण बताया वो सिर्फ आम जनता में ये बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में था। कोई हाई रिस्क ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? जो हाई रिस्क ग्रुप है कि जिनकी उनके बिहेवियर की वजह से या जिस सामाजिक परिस्थिति में वो रहते हैं उसकी वजह से उनको ये बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो है, तो भारत में लगभग 12.5 लाख है महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको ये करना पड़ता है पैसे के लिए। और क्योंकि जब एक महिला का संबंध 3, 4, 5, 6 अगर पुरुषों के साथ आएगा, तो उनमें से अगर किसी को भी HIV का इन्फेक्शन है तो उसको भी वो इन्फेक्शन आ सकता है, और उसकी वजह से दूसरे को भी फैल सकता है जी। सो कमर्शियल सेक्स वर्कर ये सबसे बड़ा हाई रिस्क ग्रुप है। दूसरा जो हाई रिस्क ग्रुप है वो होमोसेक्सुअल्स का है जी, जो आदमी के साथ संबंध रखता है, तो उसमें भी ये चांसेस काफ़ी होते हैं। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप है जो ट्रक वाले होते हैं, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर जो होते हैं, वो काफ़ी लंबे समय के लिए घर से बाहर रहते हैं, 2 महीने 3 महीने। और नेचुरली जैसा ये बात है कि हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है, हवा लेना ज़रूरी है, उसी तरह से यौन का समाधान मिलना या उसका संबंध रखना ये भी एक ज़रूरी बात है।
और उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत है। जी, तो उसके लिए वो नीड सेटिस्फाई करने के लिए बड़ी स्वाभाविक चीज़ है। स्वाभाविक चीज़ है, तो कमर्शियल सेक्स वर्कर के पास वो जाएगा। जी। तो ये भी है कि ऐसे जो लोग हैं ट्रक ड्राइवर्स, तो कमर्शियल सेक्स वर्कर से इन्फेक्शन लाएंगे और घर में जो उनकी बीवी है उनको फैलाएंगे, उसको मालूम भी नहीं है कुछ, जी। उसको वो फैलाएंगे। जी। तो इस तरह से ट्रक ड्राइवर्स एक कैटेगरी है कि जिसमें ये हो सकता है। फिर यूनुक्स है, हिजरा जिसको बोलते हैं, कि वो होमोसेक्सुअल होते हैं काफ़ी बार, वो भी हाई रिस्क ग्रुप है। फिर जो और एक इम्पॉर्टेंट हाई रिस्क ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में खास करके, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज जिसको बोलते हैं, जी, कि वो वेन के अंदर इंजेक्शन डाल के कुछ दवाएं लेते हैं और वो ऐसे ग्रुप में बैठ के सब लोग नीडल शेयर करते हैं, वो सिरिंज जो होती है वो शेयर करते हैं। तो एक से दूसरे को नेचुरली अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो फैलता है। जी, जी। तो ये हाई रिस्क ग्रुप के कुछ लोग हैं। जी, हाई रिस्क ग्रुप्स में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नर्सेज भी आते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो भी आते हैं क्योंकि उनका संबंध जो है वो पेशेंट का जो खून होता है उससे डायरेक्टली पेशेंट होता का जो है। सीमेन होता है, ये फ्लूइड्स के साथ उनका संबंध आ सकता है। जी, जी। सो तो इसलिए वो भी हाई रिस्क ग्रुप में है। और हाई रिस्क ग्रुप में जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं भूल गया वो है कि इग्नोरेंट व्यक्ति, हाँ, वो सबसे बड़ा हाई रिस्क ग्रुप है। जी, कि जिसको जो पता ही व्यक्ति को नहीं है ये इस बीमारी एड्स के बारे में, कैसे होता है और उससे किस प्रकार से हम खुद को बचा सकते हैं, जी, ये जिसको मालूम नहीं, ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाला आदमी है। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए कोई दवाइयाँ हैं उपलब्ध? बहुत सारी दवाइयाँ हैं। 81-82 से अगर पहले कुछ 8-10 साल हमारे पास कोई दवा नहीं थी उसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन अभी बहुत सारी दवाइयाँ हैं और उसके नाम अगर लेके नहीं आएंगे तो कम से कम 200 से 300 ब्रांड नेम्स है कि जो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये दवा देने के बाद भी 100% क्योर की गारंटी नहीं है। जी, यानी कि पूरे विषाणु मर जाएंगे शरीर के अंदर, ऐसी कोई दवा अभी तक नहीं है। लेकिन दवा का यूज ऐसा होता है कि आदमी की उम्र है जो हम बढ़ा सकते हैं। जी, 10 साल 15 साल, जो कि आदमी मरने वाला है 2-3 साल में, उसकी उम्र हम बढ़ा सकते हैं। तो इतना तो फायदा ट्रीटमेंट का है। ये दवाइयाँ कहाँ उपलब्ध है? हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने तो क्या किया है कि सिविल हॉस्पिटल जो है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है पूरे, वहाँ पर ये एंड ART सेंटर्स बनाए हैं। जी, और उस सेंटर के अंदर अगर पेशेंट गया तो उसको ये सब मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जी, जी। तो इसलिए पैसा बाहर खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर अगर इसका इलाज लेंगे तो ट्रीटमेंट कॉस्टली है, बहुत महंगी ट्रीटमेंट है। तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट मिल सकती है। जी, जी। और किसी इंसान को अगर लगे कि उसको अगर डाउट आए कि उसको HIV हो गया है, तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए वो क्या कर सकता है? कोई जांच इन्हीं हॉस्पिटल्स में कोई जांच अवेलेबल है? हाँ, वैसे हर हॉस्पिटल में, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में ICTC सेंटर्स बने हुए हैं, जी, जैसे काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर व्यक्ति को जाना है और उसको कहना है कि मुझे मेरी टेस्ट करना है। हाँ, और ये टेस्ट जो है ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट करना है तो आप जाके कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें इतनी है कि उसका जो रिपोर्ट होता है वो सिर्फ पेशेंट को मिलता है। जी, उसके माँ को नहीं, पिताजी को नहीं, बीवी को नहीं, किसी को नहीं मिलता, उसी को मिलता है। और वो टेस्ट करने से पहले भी उसको जानकारी देते हैं कि ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आई तो उसका मतलब क्या है, निगेटिव आई तो उसका मतलब क्या है। जी, यानी कि आदमी एकदम डर जाएगा नहीं तो अगर कुछ रिपोर्ट अगर आ गया, पॉजिटिव आ गया, आत्महत्या कर सकता है। तो वो टेस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि डरते हैं कि उनको लगता है कि अगर मेरे खून के अंदर HIV है और अगर मैं गया डॉक्टर के पास और उन्होंने कहा कि तू पॉजिटिव है तो क्या होगा। अब ये तो ऐसा होगा कि सूरज तो निकलना ही है, मुर्गा आपने ढक के भी रख दिया तो सूरज को तो निकलना है। तो अगर आपके शरीर के अंदर विषाणु है तो विषाणु तो अपना काम करने वाला है। तो आपके लिए अच्छा है कि जितनी जल्दी आपको पता चले कि आपको बीमारी है या नहीं है, और आप उसका हाँ, ये मालूम पड़ा तो आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। जी, 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 बराबर है। ये तो हुआ जांच के बारे में। अब समझो मैंने जांच करवाई और वो नेगेटिव आई, हाँ, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि उस आदमी को HIV नहीं है? या फिर कोई एक विंडो पीरियड जो बोलते हैं कोई भी टेस्ट में होता है कि पहली बार अगर कोई नेगेटिव आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी जाके नेगेटिव ही रहे। बराबर, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जिसको विंडो पीरियड हम कहते हैं कि विषाणु का शरीर में तो एंट्री उसकी हो गई जी, लेकिन टेस्ट जब करते हैं तो उसको पॉजिटिव आने के लिए, क्योंकि टेस्ट कब पॉजिटिव आती है कि जब ये विषाणु के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडीज या ऐसे पदार्थ बनते हैं कि जो विषाणु को मारने के लिए अपना शरीर बनाता है। तो वो अगर है तो ही टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए शरीर को कुछ समय लगता है जी, और ये समय जो है 3 महीने तक हो सकता है, जी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर 21 दिन का ये समय है कि 21 दिन तक तो भी कम से कम कोई एंटीबॉडी उसमें नहीं आएगी। जी,
तो इसको हम कहते हैं विंडो पीरियड। तो एंटीबॉडी नहीं है लेकिन विषाणु है, इसका मतलब ये आदमी या व्यक्ति दूसरे को बीमारी फैला सकता है जी, और हमको टेस्ट के जरिए भी मालूम नहीं पड़ेगा कि उसको बीमारी है या नहीं है। तो इसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ। आपने अभी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज द क्योर। प्रिवेंशन इज द क्योर, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? जो भी हमने मार्ग देखे, तरीके देखे कि जिससे एड्स की बीमारी दूसरे को फैल सकती है, तो अगर एक एक तरीके से हम देखेंगे कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पहली बात है कि जिसको कहा कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ अनसेफ सेक्स या यौन संबंध रखना जी। तो अब सेक्स मैंने कहा कि नेचुरल है, यौन संबंध रखना नेचुरल है, लेकिन असुरक्षित किसको कहेंगे, अनसेफ किसको कहेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि कंडोम का यूज नहीं करना, इसको अनसेफ कहते हैं जी। लेकिन अनसेफ का मतलब वो नहीं है। अनसेफ का मतलब ये है कि जब तक कि आप जिम्मेदार नहीं बनते, यौन संबंध से दूर रहे जी, एब्स्टिनेंस जिसको बोलते हैं कि यौन संबंध ना करें, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर शादी हो गई तो उसके बाद जो भी बीवी है या उसका हस्बैंड जो है, एक दूसरे से लॉयल रहे, एक दूसरे से प्रामाणिक रहे, तो एक दूसरे से ही संबंध रखें। मतलब शादी के पहले और शादी के बाद एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ संबंध रखना, ये भी अनसेफ सेक्स ही बोलेंगे जी, बिल्कुल। और अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि जिनको जो शादी भी नहीं कर सकते या उनको सेक्स अभी ये संबंध रखना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी भी है सामाजिक परिस्थिति से, तो ऐसे हालात में कंडोम का यूज करना ये सेफ सेक्स होगा जी। कंडोम की जो निर्मित हुई है वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए हुई है, और जब प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए हम कंडोम यूज करते हैं तो भी उसका फेलियर रेट 2% से 18% तक है जी, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को अच्छी ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी नहीं आता जी जी। अब उसका ये एडिशनल यूज है कि इसकी वजह से हम विषाणु का भी संक्रमण रोक सकते हैं। तो इसलिए सेफ सेक्स का मतलब क्या है, मैंने आपको इसलिए विस्तृत से बताया जी जी कि इसका गलत अर्थ लोग ना निकाले जी, कि अगर कंडोम आपने यूज किया तो आपको कोई डरने की बात नहीं, जी। ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो मैंने कहा कि जिसको बोलते हैं ऑफिशियल या अधिकृत ब्लड बैंक है, जिसको कि एफडीए की परमिशन है, ऐसे ब्लड बैंक में जब भी आपको ब्लड वहां से मिलेगा तो वो ब्लड से या खून से HIV एड्स फैलने की बीमारी 0% है जी, क्योंकि आपको देने से पहले उसके ऊपर सब टेस्ट जांच किए जाते और हैं उसके बाद ही आपको वो मिलता है जी। तो लेकिन कई ब्लड बैंक अभी भी कुछ ब्लड बैंक ऐसी है या कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जहाँ पे ऑपरेशन करने के तुरंत बाद वहीं पर पेशेंट का ब्लड लेके दूसरे को देते हैं जी, वो बहुत ही इलीगल खतरनाक, बोलेंगे हम, इलीगल ट्रांसमिशन, इलीगल, ये ट्रांसमिशन होने के चांसेस है। तो ये हमको देखना चाहिए कि ब्लड उसी ब्लड बैंक से ले जो ऑफिशियल है, एफडीए का अप्रूव्ड है, और हर शहर में ऐसी ब्लड बैंक आपको मिलेगी। प्रिवेंशन और कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं? हाँ, एक जैसा मैंने आपको कहा कि इंजेक्शन जो है अनवांटेड जी, अवॉइड करना चाहिए जितना हो सकता है। कि डॉक्टर को पूछे कि गोली से काम हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो मुझे गोली दीजिए, इंजेक्शन की जरूरत नहीं। वो एक बात। सलून में जाते हैं लोग तो कौन सा ब्लेड यूज होता है कि
5-6 लोगों के लिए एक ही ब्लेड यूज हो रहा है क्या, जी। वो देखना चाहिए कि अलग अलग ब्लेड का इस्तेमाल जो कि स्टेराइल है नया पैक में से लेके उसका यूज करना चाहिए, जी। तो एड्स का प्रिवेंशन हो सकता है। तीसरी बात है, जब कोई माँ HIV इन्फेक्टेड है तो जितना हो सके वो प्रेग्नेंट ही ना रहे, ये पहली बात है। और अगर हो गई तो मेडिसिन ले ले, ताकि उसका जो इन्फेक्शन है बच्चे को फैलने के चांस वो कम हो जाएगा, जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है जी। तो इसकी ये 3 तरीके से भी हम एड्स का प्रिवेंशन कर सकते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दिल में होता है कि प्रिवेंशन का मतलब है कि कोई भी अगर डिसीज या बीमारी प्रिवेंट करना है तो होने से पहले ही जो भी है उसको प्रिवेंशन हम कहेंगे, लेकिन एड्स के बारे में ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट भी प्रिवेंशन का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। जी जी। क्योंकि इसमें ऐसा है कि जिसको हम HIV और एड्स, बार बार ये लफ्ज हमने यूज किया, तो HIV तो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जी, यानी ये विषाणु का नाम है, जी। और एड्स जो है जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बीमारी का नाम है। तो विषाणु से बीमारी होती है, लेकिन HIV इन्फेक्शन या कि शरीर में किसी के HIV का प्रवेश होना, ये और उसको बीमारी के लक्षण दिखना, इसके बीच में काफी अंतर जा सकता है, समय जा सकता है। ये समय कितना हो सकता है, कुछ लोगों के तो 15-15 साल का हो सकता है, जी। आमतौर पे 5 से 7 साल तक होता है, जी। तो इसलिए कैसा है कि मतलब इन्फेक्शन होने के बाद उसको बीमारी कब होगी हम बता नहीं सकते, और बीमारी होने के बाद भी उसकी जिंदगी कितने साल है ये भी बताना 5 साल, 7 साल, 10 साल, यानी कि वो आदमी को हमको अगर हमने ट्रीटमेंट दी जबकि उसको इन्फेक्शन हो गया, उसी टाइम से अगर उसको अगर ट्रीटमेंट चालू हो गई तो हम उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो प्रिवेंट कर रहे हैं और उसकी ज़िंदगी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट ये प्रिवेंशन का ही पार्ट है, और इसलिए सबको हेल्थ सेंटर पर जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डायग्नोसिस कर लेना खुद का कि आपने को HIV है या नहीं है, और अगर है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी बात है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप यहाँ पे आए और हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।